हेलो प्यारे बच्चों, गोधुली हिंदी बुक में आज हम लोग चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे चौथे चैप्टर से रिलेटेड। जैसा कि यह स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप इस स्लाइड को समझ लीजिए। यह जो स्लाइड है इसमें हम लोग हिंदी बिहार बोर्ड, जैसा कि आपको ऊपर स्लाइड में दिखाई दे रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम लोग बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी गोधुली बुक की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव, जो 50 नंबर के 60 को ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 60 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से हम लोग 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम लोग 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमको सबसे पहले जो भी गोधुली का बुक है उसको सही से डिटेल्स जानकारी लेना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए कर रहे हैं, अब की बार मैट्रिक पास, यह जो चैप्टर 4 है हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल रिवीजन करेंगे। जिनको 50 नंबर की, जिनको 50 में 50 लाना है, वे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत धीमे धीमे समझते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए आज शुरू करते हैं, आपको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो चैप्टर है, पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। ये है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज का जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने जो लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। सबसे पहले आप इससे याद रखें कि नाखून क्यों बढ़ते यह क्या है, तो एक ललित निबंध है। यह क्या है, ललित निबंध है। इससे 1 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते ऑब्जेक्टिव में लिख देगा कि निम्न में कौन ललित निबंध है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन ललित निबंध होगा। तो हम लोग बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि लेखक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। हमने जैसे कि पहले ही शुरू में ही कहा कि हम आपको वैसे चीज़ को समझाते चलेंगे जो यूनिक होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपको यह स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ वह 1907 में आरत 1907 में आरत दुब्बे जिला, दुब्बे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। यानी दुब्बे जो इनका जन्म हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका जो जन्म हुआ 1907 में हुआ। आरत दुब्बे छपरा, आरत दुब्बे छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो आप याद रखेंगे इनका जो जन्म हुआ वह कब हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ वह 1907 को हुआ। कब हुआ, 1907 को हुआ। और कहाँ हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी ऐसे हम आपको सुना देते हैं, आप इससे भी आप परिचित रहें। द्विवेदी जी का साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक या इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता एवं गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। कह रहा है कि ये जो भाषा इनको जो कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तो इनको संस्कृत आती थी, प्राकृत आती थी, अपभ्रंश आती थी, बांग्ला आती थी। देखिए जैसा कि यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। और उनके बाद उनको इतिहास, संस्कृत, दर्शन, ये सभी के ये विख्यात महापंडित थे। वे आलोचना की क्षमता को भी लेकर प्रकट हुए हैं। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की देखिए यहाँ से, हाँ, वे ज्ञान को बोध, और यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, वे ज्ञान का बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल
कर एक ऐसी रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के ललित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के सर्वश्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से विकसित हुई है। यानी कि इनके जो जीवन में जो उत्प्रेरक के रूप में बनते हैं या एक साथ इनके जो जीवन में आते हैं, उनमें कबीर आ जाते हैं, तुलसी आ जाते हैं और रविंद्रनाथ, तीनों एक बार ही आ उठते हैं। और इनके जो जीवन में रहा, इन्होंने अपने जीवन में क्या माना है कि भारतीय जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें किसी एक जाति की देन नहीं है। जैसे एक जाति कहें तो सिर्फ मनुष्य का ही देन नहीं है। यहाँ पे कोई जाति कहने का मतलब कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है। कहने का इनका मतलब है कि एक जाति कहने का मतलब केवल और केवल मनुष्य से ही नहीं है, पशु पक्षियाँ भी संस्कृति को एक मतलब निरसंजोग या कह सकते हैं एक अच्छे बनाने की कोशिश में वो भी अपना योगदान यानी पशु पक्षियाँ भी दिए हैं। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि वे एक जातियां को नहीं मानते, वे सभी जातियों को मानते हैं जो इनके साधन अंशों के लवणनीर संयोग से विकसित हुई है। आगे हम लोग बढ़ें तो द्विवेदी जी की हम लोग देखेंगे रचनाएं। द्विवेदी जी की रचनाएं में अशोक के फूल याद रखिएगा आप। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटच, विचार और वितर्क, ये सब पूछ लिया जाएगा कि कुटच किनकी कृति है या कुटच के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे आपको बरगला दिया जाएगा। तो आप बरगलाइएगा मत, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पहले से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से पढ़ा सकेंगे आप लोग अगर सही से सुनिएगा तो। कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह है। यह क्या है? ये सभी निबंध संग्रह है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है, याद रखिएगा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया ग्रंथ संपादन इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, विश्व भारती यानी शांति निकेतन पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। यानी विश्व भारती जो पत्रिका का संपादन करने का श्रेय जो जाता है वो किनको जाता है, तो वे जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा इसको। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि के प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1789 में उनका दिल्ली में निधन हो गया। याद रखिएगा उनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो उनका मृत्यु दिल्ली में हुआ 1979 में। इनकी ये जो कृति है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब कृति में से पूछ लिए जाते हैं। इस चलते आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो कृति है उनको आप याद रखिए कि अशोक का फूल किन्होंने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे हम लोग बढ़ें तो आगे कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए प्रस्तुत निबंध के प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार, यह जो एक निबंध है जिसमें लेखक बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों
बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। आप याद रखिएगा, जो नाखून एक और बढ़ना वह किसकी वृत्ति है, तो यह पाश्विक वृत्ति है और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली की मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध कई पीढ़ियों से सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसको बाद आप सुनिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सुनाया कि मनुष्य का जो यह डेली काटने वाला, जो रोज काटने वाला या बार बार काटने जाने वाला जो नाखून है, एक ओर तो पाश्विक वृत्ति और संघर्ष की चेतना को दिखाता है, तो वही दूसरी ओर यह क्या होता है, अलंकृत, मतलब इसको कह सकते हैं सौंदर्य बोध के लिए, यह सांस्कृतिक सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी यह निरूपित करता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। अगला स्लाइड्स कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह चैप्टर इनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह स्लाइड्स है, देखिए आप लोग। कहता है कभी बच्चे कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। जो बच्चे हैं कभी क्या कर देते हैं, चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, जैसे कि आप लोग भी करते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ जो पिता होता है बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरी छोटी बेटी करने का मतलब लेखक की छोटी बेटी ने पूछ दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैंने कुछ सोच ही नहीं सका। तो जो लेखक था उन्होंने कुछ सोच नहीं पाया कि ये क्यों पूछ रही है और इसका उत्तर हम क्या दें। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी के भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। यानी लेखक कहते हैं कि यह इतनी बेहया है जब गार्जियन छोटे बच्चे को डांट देते हैं कि बेटा नाखून नहीं रखो, और नाखून क्यों रखे हो, क्या जानवर हो या मत, बहुत तरह के उपमा दे देते हैं। तो उसके बाद बच्चे उन्हें क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। पर लेकिन ये नहीं जानते सभी लोग कि ये निर्लज, आखिर नाखून इतना बढ़ता क्यों है, यह भागा इतना बढ़ता क्यों है। अगर काट दो तो चुपचाप कट जाता है, अपना दंड स्वीकार कर लेता है, लेकिन निर्लज के भांति फिर छूटते ही यह सिंध पर हाजिर हो जाता है। आखिर इतना बेहया क्यों है। कहने का मतलब जैसे इसको काट दो तो कट जाएगा, छोटा हो गया, फिर इसको छोड़ दो फिर यह बढ़ जाएगा निर्लज की भांति। तो यही कहना चाहते हैं लेखक। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य कौन था, जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसे क्या थी, नाखून की ज़रूरत थी। बताइए, अभी से पहले की बात करें, लाख साल पहले, तो उन समय मनुष्य को नाखून की ज़रूरत थी। अगर नाखून नहीं होते थे तब लोग डांटा करते थे उनके माता पिता। अगर किसी बच्चे का नाखून नहीं हो तो उनके माता पिता उस समय डांटा करते थे, बेटा तुम्हारा नाखून क्या हुआ। लेकिन आज के डेट में अगर नाखून बढ़ जा रहा है तो कहते कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम नाखून बढ़ा के, क्या घास कवारना है, क्या घास छीलना है, तो ऐसे बोलते। लेकिन अभी से पहले की बात करें तो वहाँ नाखून की ज़रूरत थी। उनका जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उनके अस्त्र थे। असल में उनके वही अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। यानी उस समय के जो जीवन रक्षण करने के लिए चाहिए था वह नाखून चाहिए था, लेकिन उन लोगों के पास दांत तो था, लेकिन दांत कब आता था, जब नाखून थक जाए, नाखून से काम न हो, तब दांत के पास जाया जाता था। आगे बढ़ते हैं।
उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उनके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह यहाँ हम लोग हैं, फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, अपने वस्तुओं की सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें, पत्थर की ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे जब मानव को जागृत आया, धीरे धीरे मानव जागना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या करा, इस ढेला का भी इस्तेमाल करने लगा, या ढेला का या पत्थर का, यानी जिससे फेंक कर मारा जाए उसका भी उन्होंने उपयोग किया। और ऐसा देखा जाता है कि रामचंद्र जी जो सीता के वियोग में तड़प रहे थे, और उनका जो बानरी सेना था उनके पास भी यही अस्त्र थे, यानी वही ढेला, पेड़, डाल की, वही जो भी हो गया। उन्होंने हड्डियों के भी अस्त्र बनाए, उन्होंने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था। इन हड्डी के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। देखिए यहाँ पे, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। जो किसके मुनि से बना हुआ था, तो दधीची मुनि के। याद रखिएगा कि देवताओं का राजा वज्र किनके हड्डियों का, देवताओं के राजा का वज्र जो था वह किनके हड्डियों से बना था, तो दधीची मुनि। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। फिर आगे इन्होंने बढ़ा और इन्होंने क्या बनाया, अस्त्र और शस्त्र बनाया। ये विजयी हुए। देवताओं के राजा तक का मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। यानी जो देवता भी थे ना, वे मनुष्य का सहारा लिया करते थे। क्यों लिया करते थे? क्योंकि उनके पास तो विद्या थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे उनके पास। जो राक्षस या असुर के मतलब राक्षस जो होते थे, उनके पास घोड़े भी नहीं होते थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थे। आर्य का मतलब जो संस्कृत भाषी लोग आए थे मध्य एशिया से, उनकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। आर्य विजय हुए, फिर इतिहास अपनी गति में बढ़ता गया और आर्य उस प्रकार से विजय हो गए, और फिर भारत जो यहाँ का इतिहास रहा इस तरह से अपनी गति में बढ़ता गया। नाग इतिहास आगे बढ़ा। नाग हरि, यहाँ छोट रहा है थोड़ा सा, देखिए, नाग हरि, सुप्पन हरि, यक्ष हरि, गंधर्व हारे, हरि नहीं हारे है, एक सेकेंड छूट रहा था। यहाँ आर्यों के पास नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार दी, यानी लोहे के अस्त्र से इतने सारे लोगों ने हार दिया और इतिहास आगे बढ़ा। फिर उसके बाद पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, फिर बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास के लिए कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है। इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ रहा है। जो पहले के मनुष्य थे वह नख का इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध के लिए, लेकिन आज के जो मनुष्य हैं वे लोहे के अस्त्र से, या नकधर मनुष्य अब एटम बम के भरोसे पर आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बताओ जरा, नाखून अब भी बढ़ रहे हैं और तब भी बढ़ रहे थे। जब तब बढ़ रहे थे तो उस समय नाखून का इस्तेमाल हो रहा था, उस समय कोई एटम बम, परमाणु बम की आवश्यकता नहीं थी। और इस समय देखिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो परमाणु बम की, वायुयान की, जिसमें बम से विस्फोट किया जा रहा है। आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि अब भी प्रकृति मनुष्य को
अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तम किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून न काटने के लिए डांटता है। नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े समय वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। देखिए, जैसा कि हमने पहले समझाया ना, आ गया पॉइंट कि आज के डेट में जो इंसान है अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा नाखून क्यों रखे हो, लेकिन अभी से पहले के जो लोग थे वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारा नख कहाँ गया, नाखून कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। अब भी उसे क्या कर रहा है, काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली, कोटि कोटि के मतलब बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। यह उससे अहास्य है, मतलब यह उससे सहाय नहीं है, असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता। देखिए, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ये इसके भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत है। कौन? नाखून। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य की जो पशुता है, यानी मनुष्य जिसे पशुता का रूप देकर कहता है कि यह जो नाखून है वह जानवरों की तरह है, जिसको देकर यानी पशुता का रूप देकर उसे जितनी बार काट दे रहा है वह उतनी बार वो मर नहीं रही है। वह मरना चाहती ही नहीं, वह हमेशा जीना चाहती है और बढ़ना चाहती है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य को नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ हजार साल पहले जो मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था, वात्सायन के कामसूत्र से, देखिए यहाँ पे वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। नाखून को जम के संवारता था, कहने का मतलब एकदम नाखून पे लोग ध्यान देते थे कि नाखून कहीं टूट न जाए, कहीं इसको कुछ हो न जाए। ऐसे उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। वे आज के डेट में जो काटते हैं त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनके सिथक यानी मोम और अलकतक मतलब आलता से यत्नपूर्ण रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। जो गौड़ देश थे उन समय के लोग वह क्या करते थे, बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, और जो दक्षिण के लोग थे उनके छोटे नखों को वे लोग पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। कहते हैं लेखक कि अपनी अपनी रुचि है, देश के भी और काल के भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता।
मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर भी बहुत सी अभ्यास अन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती रहती हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अपने आप काम करती रहती। नाखून का बढ़ना उसमें एक है, नाखून का बढ़ना उसमें एक है, केस का बढ़ना दूसरा है और दांत का दोबारा उठना तीसरा है। यानी कहते हैं कि इनके शरीर में बहुत ऐसे चीज़ें हैं हम लोगों के जिससे मनुष्य को पता नहीं चलता, जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक तो नाखून का बढ़ना, दूसरा केस का बढ़ना, तीसरा दांत का दोबारा उठना, तीसरा है पलकों का गिरना, चौथा है पलकों का गिरना, चौथा। ये हमेशा ऐसे होते रहता है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उससे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कौन और रास्ता खोजना चाहिए, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की क्या है? मनुष्यता की विरोधनी है। खत्म ही कर देते हैं। आगे कहता है, यहाँ कहता है मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यानी उनका मन जो है वह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निबोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारे पशुता के अवशेष हैं। यह हमारे क्या हैं? पशुता के अवशेष हैं। याद रखिएगा, नाखून किसकी अवशेष है? तो नाखून जो है वह हमारी पशुता की अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। जो हमारे अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं ना, वो भी एक पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। देसी भाषा के जो पत्र था वह किसकी चर्चा कर रहे थे? स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ। याद रखेंगे आप, इंडिपेंडेंस शब्द का जो अर्थ है वह अधीनता या किसी के अधीनता का प्रभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ। आपने ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजों में कहना हो तो उसे सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संजोग की बात है।
यहाँ है, यह संजोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा की अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हैं कि ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता, अपने आप के द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। चिपटे की जगह लिपटे होगा, लिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मर जाने के बाद भी जो बंदरियां हैं अपने बच्चों को गोद में दबाए रख सकती, जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितस्या के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। किसने कहा था? कालिदास जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, पर सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों को जांच कर लेते हैं। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकार बात सोच लेनी होगी। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकाल आवे तो इस पर बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आज इतना ही तक रखिए प्यारे बच्चों। कल हम लोग इसका और आधा पार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही तक।